भारत में लोकतंत्र का मतलब सिर्फ दिल्ली की संसद नहीं है ना? असली लोकतंत्र तो देश के लाखों गांवों में बसता है। तो आज हम उसी ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी यानी पंचायती राज की कहानी को समझेंगे, जानेंगे कि आखिर इसे बनाया कैसे गया और आज ये किन चुनौतियों से जूझ रहा है। तो देखते हैं हमारा सफर कैसा रहेगा। हम एक आइडिया से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि दशकों तक इसे कैसे तराशा गया, कैसे इसे संवैधानिक ताकत मिली, और आखिर में हम आज की हकीकत पर भी नजर डालेंगे कि कागज पर जो शक्तियां हैं वो असल में गांव तक पहुंची भी हैं या नहीं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर इस इतनी बड़ी व्यवस्था की जरूरत पड़ी ही क्यों? ऐसी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे सुलझाने के लिए इसे बनाया गया था? देखिए, पंचायती राज का मूल मंत्र बहुत सीधा सा है, शासन को उन लोगों के हाथ में देना जिन पर उसका सबसे ज्यादा असर होता है। मतलब गांव के फैसले गांव के लोग ही करें। सिंपल। इसका जवाब हमें मिलता है आजादी के ठीक बाद के सालों में। सरकार ऊपर से विकास के लिए योजनाएं तो बना रही थी, लेकिन उनका फायदा उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा था जिनके लिए वो बनी थी। मतलब दिल्ली और गांव के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। फिर 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने इसी नाकामी की वजह खोजी और उन्होंने पाया कि भाई जब तक सत्ता ऊपर से नीचे तक नहीं जाएगी, विकास अधूरा ही रहेगा। और यहीं से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया सामने आया और इसी के साथ इस 3 लेवल वाले ढांचे की नींव पड़ी ताकि विकास का काम सीधे स्थानीय लोगों को सौंपा जा सके। लेकिन सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना ही काफी नहीं होता, है ना? इस शुरुआती ब्लूप्रिंट को एक मजबूत कानून बनने में कई दशक लग गए और इस दौरान कई एक्सपर्ट कमिटीज ने इसे और बेहतर बनाया। इस टेबल को देखें तो साफ पता चलता है कि कैसे धीरे धीरे एक आम सहमति बनी। पहले अशोक मेहता समिति ने संवैधानिक दर्जे की बात की, फिर जीवीके राव समिति ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी कि नौकरशाही की वजह से पंचायतें जड़ों के बिना घास बनती जा रही हैं। इस चेतावनी के बाद सिंघवी समिति ने कहा कि इन्हें संवैधानिक सुरक्षा देना ही होगा और आखिरकार गाडगिल समिति की सिफारिशें ही उस अंतिम कानून का आधार बनी जो बाद में पास हुआ। तो अब तक बात सिर्फ सिफारिशों की थी, अब इन्हें हकीकत में बदलने का समय था और इसके लिए जरूरत थी एक संवैधानिक संशोधन की, जो जैसा कि हम देखेंगे एक बड़ी पॉलिटिकल बैटल साबित हुई। ये टाइमलाइन उस पॉलिटिकल स्ट्रगल को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, 1989 में राजीव गांधी सरकार की कोशिश राज्यसभा में नाकाम हो गई। फिर 1990 में वीपी सिंह सरकार बिल लाई, लेकिन सरकार ही गिर गई और आखिरकार 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार की अगुवाई में यह ऐतिहासिक संशोधन पास हो सका। इससे पता चलता है कि जमीन तक सत्ता पहुंचाना वाकई कितना मुश्किल काम था। और इस 73वें संशोधन के साथ ही पूरे देश के लिए एक नई और एक यूनिफॉर्म पंचायती राज व्यवस्था का जन्म हुआ। तो चलिए देखते हैं कि इसकी सबसे खास बातें क्या थीं। देखिए, ये सिर्फ एक और कानून नहीं था, इसने सीधे सीधे संविधान को बदल दिया। अब पंचायतें बनाना राज्यों की मर्जी पर नहीं था, बल्कि एक संवैधानिक जिम्मेदारी बन गया था। इसने लोकतंत्र को सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे रोजमर्रा की भागीदारी यानी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में बदल दिया। इस कानून की सबसे बड़ी खूबी इसका बैलेंस थी। इसने कुछ चीजें तो सभी राज्यों के लिए कंपलसरी कर दी, जैसे कि 3 लेवल का स्ट्रक्चर और रेगुलर इलेक्शंस। वहीं कुछ मामलों में राज्यों को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसले लें, जैसे कि आरक्षण और फाइनेंशियल पावर्स के मामले में। इस नई व्यवस्था का एक बहुत ही मजबूत पिलर था आरक्षण। इसने ये पक्का किया कि महिलाएं और SC/ST कम्युनिटीज को लोकल डिसीजंस में अपनी बात रखने का एक गारंटीड हक मिले। और ये सिर्फ सीटों पर नहीं था, बल्कि अध्यक्ष के पदों पर भी महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 रिजर्वेशन तय किया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। 29 ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की 11th शेड्यूल में ये 29 सब्जेक्ट शामिल किए गए। ये वो काम हैं जिनकी जिम्मेदारी पंचायतों को दी जा सकती हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि गांव की सड़कें, पीने का पानी, छोटे मोटे सिंचाई के काम, स्वास्थ्य केंद्र और यहाँ तक कि राशन की दुकान, ये सब जरूरी मामले पंचायतें खुद संभाल सकती हैं। ये लोकल गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा दायरा है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, भारत बहुत विविध है। एक मॉडल हर जगह फिट नहीं हो सकता। देश के आदिवासी क्षेत्रों यानी शेड्यूल्ड एरियाज की अपनी पारंपरिक शासन व्यवस्थाएं हैं, जिनका सम्मान करना बहुत जरूरी था और इसीलिए एक खास कानून की जरूरत पड़ी। इसे पैसा एक्ट कहते हैं। आप इसे एक कानून के भीतर एक और कानून समझ सकते हैं। इसे खास तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया कि आदिवासी क्षेत्रों में सेल्फ गवर्नेंस
उनके यूनिक कल्चरल और सोशल फैब्रिक का सम्मान करे, उसे सुरक्षित करे। और पैसा कानून ग्राम सभा को यानी गांव की आम सभा को असाधारण शक्तियां देता है। जैसे कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ग्राम सभा से पूछना जरूरी है, जमीन एक्वायर करने के लिए उसकी मंजूरी कंपलसरी है, जंगल के छोटे उत्पादों पर उसका हक है। मतलब पैसा ग्राम सभा को डेवलपमेंट की प्रोसेस में एक तरह से ड्राइवर सीट पर बिठाता है। तो कानून तो बहुत शक्तिशाली बना दिया गया है, कागज पर सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या जमीन पर इसकी हकीकत भी उतनी ही मजबूत है? यहां आकर तस्वीर थोड़ी जटिल और चुनौतियों से भरी हो जाती है। सबसे बड़ी बाधा है 3Fs की कमी, यानी फंड्स यानी पैसा, फंक्शंस यानी काम, और फंक्शनरीज यानी कर्मचारी। होता क्या है कि राज्य सरकारें अक्सर पंचायतों को जिम्मेदारियां तो दे देती हैं, लेकिन उन्हें काम करने के लिए जो जरूरी संसाधन और अधिकार चाहिए वो देने में हिचकिचाती हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि गांव के चुने हुए सरपंच या प्रधान को हर छोटे मोटे काम के लिए, पैसे के लिए, अप्रूवल के लिए लगातार ब्लॉक ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। जाहिर है इससे उनकी अथॉरिटी कम होती है। याद है जीवीके राव समिति की वो बात, जड़ों के बिना घास? वो मुहावरा दशकों पहले कहा गया था, लेकिन आज भी बहुत सटीक बैठता है। यह उसी एहसास को दिखाता है कि पंचायतें असल शक्ति से कटी हुई हैं और कई बार तो सिर्फ नाम की संस्थाएं बन के रह गई हैं। और ये चुनौतियां जमीनी स्तर पर हर रोज दिखती हैं। कहीं पंचायत के पास अपना दफ्तर तक नहीं है, तो कहीं चुने हुए प्रतिनिधियों को यही नहीं पता कि उनके अधिकार क्या हैं, क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं मिली। और एक और बड़ी दिक्कत है, पंचायतें अक्सर अपने ही लोगों पर टैक्स लगाने से बचती हैं, जिससे वो हमेशा सरकारी ग्रांट पर और भी ज्यादा निर्भर हो जाती हैं। तो एक तरफ एक बहुत शक्तिशाली विजन है और दूसरी तरफ एक बहुत कॉम्प्लेक्स रियलिटी। और यही हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाता है। 70 साल से भी लंबे इस सफर के बाद लोकल डेमोक्रेसी के इस पावरफुल विजन और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को आखिर कैसे भरा जा सकता है?